नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। उत्तराखंड में चुनावी शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। विधानसभा चुनाव के लिए राज्य की सत्ताधारी बीजेपी और पार्टी आलाकमान ने कमर कस ली है। पिछले दिनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री राज्य का दौरा कर चुके हैं। वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जेपी नड्डा की 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे का आज आखिरी दिन था। एक के बाद एक बीजेपी के बड़े नेता राज्य के तूफानी दौरे पर हैं। बीजेपी अब किसी भी स्तर पर कोई कोर कसर छोड़ने के पक्ष में नहीं दिख रही है। फिर चाहे वो राजनीतिक गतिविधियों की मॉनिटरिंग हो या फिर चुनावी दृष्टिकोण से की जाने वाली बयानबाजी हो, सभी पर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की निगाह बनी हुई है। और इस कड़ी में पार्टी ने 3 राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की ड्यूटी उत्तराखंड में लगा दी है। आगामी विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न भी है। पिछली बार पार्टी ने विधानसभा की 70 में से 57 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था। ये राज्य के राजनीतिक इतिहास में किसी भी दल को मिला सबसे बड़ा बहुमत था। अब पार्टी के सामने फिर ऐसा ही प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है और इसी के दृष्टिगत पार्टी ने चुनाव के लिए बिसात भी बिछाई है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की इस बार देवभूमि में बदलाव को हवा दे रहे हैं। यात्राओं के जरिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गांव-गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वहीं 22 में वापसी के सपने देख रही कांग्रेस ने अपने नेताओं की लंबी चौड़ी फौज उत्तराखंड में उतार दी है। लेकिन विपक्ष के लिए सबसे बड़ा सवाल संगठन का है, जो पिछले कुछ सालों में कमजोर हो चुका है। और ऐसे में 22 के रण में 70 सीटों पर किसका चक्रव्यूह कायम होगा, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि किसका प्लान होगा पास। देवभूमि की जनता का कौन जीतेगा दिल? क्या 2022 में होगा बदलाव या बीजेपी को मिलेगा एक और मौका? तो सवाल यहां पर यही है कि 2022 में क्या बदलाव यहां पर होगा या फिर सत्ता वही की वही हो जाएगी। तो ये बड़ा सवाल आज यहां पर है। और लगातार जो सभी पार्टियां पूरा दमखम लगा रही है, बीजेपी के बड़े बड़े जो चेहरे हैं वो उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं और यहां पर प्रचार प्रसार हो रहा है। आम आदमी पार्टी से भी आज मनीष सिसोदिया एक कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं इसको एक राजनीतिक एंगल से आप देख सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की बात करें, वो भी प्रचार प्रसार कर रही है। हालांकि सीएम का चेहरा उनका घोषित नहीं हो रहा है। ऐसे में तीनों ही पार्टियां पूरा दमखम लगा रही है और कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रही हैं। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि जो जनता है उत्तराखंड की, वो किससे कह सकते हैं ये सियासी इस भूचाल से बाहर निकालती, यानी कि किससे यहां पर जीत का ताज यहां पर पहनाती, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कोशिश सभी पार्टियां कर रही हैं। बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की, हर तरीके से अपने अपने चुनावी मुद्दों को उठा रहे हैं, अपने अपने स्लोगन्स ले रहे हैं। अब जैसे बीजेपी की बात करें, युवा चेहरा पुष्कर सिंह धामी पर यहाँ पर ये चुनाव होने वाला है। आम आदमी की बात करें तो सैनिक चेहरा उन्होंने इस बार उतारा है। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हालांकि कोई चेहरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस मुद्दों के साथ भी लड़ रही है। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे लेकर यहाँ पर चल रही है और पिछले 5 साल का जो भी कामकाज कह रहे हैं कि बीजेपी ने नहीं किया, उसको लेकर भी यहाँ पर कांग्रेस हमलावर होती बीजेपी पर दिखाई दे रही है। तो उत्तराखंड में चुनावी शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। अब देखना यह होगा कि जनता किसे अपने उत्तराखंड का कह सकते हैं राजा बनाती, यानी कि ताज यहां पर पहनाती है, देखने वाली बात होगी। हालांकि तीनों पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं, अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मुद्दों को उठा रहे हैं। अब देखना यह कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कौन ज्यादा मजबूती से अपने आप को यहां पे पेश कर पाता है, जनता के सामने जनता के दिलों को यहां पे जीत पाता है। ये बहुत बड़ा सवाल यहां पर होगा, क्योंकि कहा जाता है कि उत्तराखंड में हर बार सत्ता परिवर्तन होता है और बीजेपी के लिए पुरानी तरीके से प्रदर्शन फिर से करना, फिर से 57 सीटें जीतना, एक बहुत ज्यादा कह सकते हैं सीटें पिछली बार उन्होंने जीती थी ऐतिहासिक तरीके से, उतना ही प्रदर्शन इस बार भी करना, क्या ये हो पाएगा? क्या उत्तराखंड की जनता सत्ता परिवर्तन करेगी? क्या बीजेपी को एक और मौका यहां पर मिलेगा? ये अगर बीजेपी को एक मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी अपनी शाख यहां पे बचा लेगी, क्योंकि एक पुराना प्रदर्शन जो था वो बरकरार यहां पर रहेगा और कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि पिछले 5 सालों में कामकाज काफी अच्छा रहा और इसी वजह से जनता ने यहां पर बीजेपी को वोट किया है। अब देखना यह है कि जनता कैसे चुनती है। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में हरीश रावत फिलहाल चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की बात करें तो आज मनीष सिसोदिया उत्तराखंड पहुंचे, जहां पर एक बिजनेस डायलॉग, वहां पर एक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है और यहां पे तमाम व्यापारी गण भी वहां पर मौजूद रहे हैं। तो 2017 में बीजेपी ने जिस तरह से बाजी मारी थी, तो क्या 2022 के रण में उसी तरह से जीत फतेह हासिल कर पाएंगे? ये हालांकि देखने वाली बात होगी। देवभूमि का जो रण है 70 सीटों पर जो सियासी रण है ये लगातार चल रहा है और चुनावी बिसात यहां पर उत्तराखंड की भूमि पर बिछ चुकी है। अब देखना यह है कि तीनों पार्टियों में से कौन यहां पर आगे निकल पाता है। उत्तराखंड में
आम आदमी पार्टी भी इस बार एंट्री कर रही है, जिस तरह से आप देख रहे हैं, और पलायन के, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को दमखम से यहाँ पर आम आदमी पार्टी उठा रही है। और इसी को लेकर देख सकते हैं कि आज मनीष सिसोदिया भी यहाँ पर बिजनेस डायलॉग के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे, वहां पर व्यापारियों से भी चर्चा की है। तो इसे कहीं ना कहीं 2022 के चुनावों से जोड़कर भी देखा जा सकता है। तो 2017 में बीजेपी ने बहुमत से जीत हासिल की थी। वहीं आपको बता दें 2 निर्दलीय भी विजय हुए थे। कांग्रेस के पास महज 11 सीटें यहां पर आ पाई थी। तो ऐसे में एक बड़ा परिवर्तन, अगर कांग्रेस की सीटें ज्यादा होती हैं तो ये बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान यहां पर जुड़ गए। हमारे साथ बीजेपी से हैं कुवेंद्र हैं, साथ ही साथ यहां पर कांग्रेस से हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, साथ ही आपको बता दें आम आदमी पार्टी से भी हमारे पास मेहमान जुड़ गए हैं। अमरीन जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। धीरेन्द्र जी, आपका भी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आना चाहूंगी कांग्रेस के पास आपसे, यानी कि धीरेन्द्र प्रताप जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। क्या आपको लगता है जिस हिसाब से एक, जैसा हम कल भी बात कर रहे थे कि सीएम का चेहरा भी नहीं है और पार्टी चुनावी मैदान में है, प्रचार प्रसार भी कर रही है, हरीश रावत पूरे दमखम के साथ यहां पर लगे हुए हैं, तो क्या आपको लगता है इस तरीके से चुनाव जीत पाएगी? क्योंकि पिछले अगर चुनाव की बात करें तो महज 11 सीटें हाथ में आई थी, तो उस आंकड़े को बढ़ाना ऐसे पॉसिबल हो पाएगा? धीरेन्द्र जी। धीरेन्द्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आवाज नहीं पहुंच रही है। बीजेपी से कुंवर जपेंद्र जी हमारे साथ बने हुए प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी से। कुंवर जी, क्या आपको लगता है जिस हिसाब से यहां पर बीजेपी पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर इस बार चुनाव लड़ रही है, तो जो पुराना प्रदर्शन रहा है 57 सीटों का, क्या इस बार भी वो हो पाएगा? देखिए, यहाँ ये बिल्कुल स्पष्ट है कि एक युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से प्रदेश के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, यहाँ लोगों की उम्मीदें बड़ी हैं प्रदेश सरकार के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति। तो प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री दोनों ने ही उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास किया है और निरंतर उन कार्यों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ये एक बड़ा कारण है कि प्रदेश के अंदर ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है कि भारतीय जनता पार्टी का अगले 5 वर्षों का यहाँ पर सरकार बनाकर प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाना निहायत ही महत्वपूर्ण है। हमें इन तथ्यों को समझना होगा कि बार बार अगर 5-5 साल चीजों को चेंज किया जाता है तो डेफिनेटली उससे कहीं ना कहीं पॉलिसीज भी बाधित होती हैं, या उसमें कुछ जो फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, फ्यूचर प्लानिंग्स में भी उस पर रोक लगती है। तो आज जिस तरह से डबल इंजन की सरकार, सबको पता है कि अगले 5 वर्ष केंद्र में फिर भारतीय जनता पार्टी के ही है, तो ये एक पूरे देश में जिस तरह से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, तो निश्चित तौर पर राज्यों के अंदर भी जनता जागरूक है। उन्हें पता है कि आज केंद्र के अंदर एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार जिस तरह से डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और उसी पैटर्न के ऊपर राज्यों को भी आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तराखंड के साथ विशेष रूप से स्नेह है और उनकी भावनाएं प्रदेश से जुड़ी हुई है। तो ये और भी महत्वपूर्ण। धीरेन्द्र जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? धीरेन्द्र जी, जनता पार्टी की सरकार जिन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए निरंतर प्रयासरत है, वो अगले 5 वर्षों में निश्चित तौर पर उत्तराखंड देश के अंदर मॉडल राज्य के रूप में अमरीन जी के पास यहाँ पर आना चाहूंगी। एक सेकंड कुंवर जी, ठीक है, आपकी बात सुन ली है। अमरीन जी के पास यहाँ पर आना चाहूंगी। जिस तरह से कुंवर जपेंद्र जी कह रहे हैं कि 5-5 साल के बाद अगर इस तरह से सत्ता परिवर्तन होगा तो जो पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की, उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो जाता है। कितना सहमत है आपकी इनकी बात से आप? देखिए, जहां पर अन्य दलों की सरकारें हैं, क्या वहां पर भी जब कुंवर जपेंद्र जी जाएंगे और ये अपील करेंगे इस बारे में कि इन सरकारों को रहने दिया जाए क्योंकि इनको और समय देना है, या सिर्फ जिन राज्यों में अलग अलग राज्यों के लिए इनकी अलग अलग परिभाषाएं हैं। देखिए, दूसरी बात कुंवर साहब ने ये कही कि भाई केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इसलिए उत्तराखंड में भी उसी सरकार का होना बहुत जरूरी है।
मेरा ये मानना है कि राज्य ने यही सोच करके पिछली बार वोट दे दिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और यहाँ पर 57 सीटें दे करके एक बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया था, जैसा आपने जी। भी अपनी इस चर्चा की भूमिका में कहा। ठीक है। लेकिन उत्तराखंड को मिला क्या उन 57 विधायकों के बदले? तीन तीन मुख्यमंत्री इनको बदलने पड़े। चलिए और अमरीश जी, हम बेरोजगार चर्चा को अभी कंटिन्यू रखेंगे, थोड़ा सा रुकिए। आप सुनते हैं थोड़ा सा कि हरीश रावत और मनीष सिसोदिया ने आगामी चुनावों को लेकर क्या कुछ कहा है, पहले वो सुन लेते हैं। लेखक की किसी ने कुछ लेख लिखा है तो उसको वो उसके अपने विचार हो सकते हैं, और मैं कम से कम जो कुछ सलमान जी ने कहा है उससे सहमत हूं। भाजपा का जो तत्वीकरण है, उन्होंने जिस तरीके से हिंदू का तत्व तो निकाल दिया है, वो तो अपने नाम पर कर दिया है, और बाकी जो है बाकी हिंदुओं को जो है वो खोखला समझ रहे हैं, हम उससे सहमत हैं। यहाँ पर्यटन में, आध्यात्मिक पर्यटन में, रिलीजियस के अलावा एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से टूरिज्म में, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, इन सब में इतनी संभावनाएं हैं कि व्यापारी बहुत तरक्की कर सकता है यहाँ का, और उसके माध्यम से एक आम आदमी की खूब तरक्की हो सकती है। लेकिन उसका रोड मैप बनाना पड़ेगा, उसके लिए पॉलिटिकल विजन तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए ऐसी सरकार लानी पड़ेगी जिसमें पॉलिटिकल विल हो, उसके पास पॉलिटिकल विजन हो इस चीज का काम करने का। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उसके पूरे ढांचे पे काम करेगी। लेखक की तो यहाँ पर अमरीन जी, आपके पास वापस यहाँ पर आना चाहूंगी। आपकी ही पार्टी से मनीष सिसोदिया वहां पर पहुंचे और जिस तरह से उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर में, टूरिज्म में बहुत वहां पर संभावनाएं हैं, तो आपको लगता है कि अगर आपकी पार्टी आती है तो बहुत कुछ वहां पर व्यापारियों के लिए काम हो सकता है? निश्चित तौर पर हमारी पार्टी जी, कुंवर जी आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगे। अमरीश जी की आवाज नहीं पहुंच रही है। तो यहाँ पर कुंवर जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक नए विजन के साथ, एक नया कह सकते हैं कि आप देख रहे हैं स्लोगन, एक बिजनेस डायलॉग यहाँ पर किया, इसके माध्यम से कहीं ना कहीं यही कहना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड में अभी किस तरह से व्यापारियों को लेकर दिक्कत है, वहां पे बेरोजगारी की दिक्कत है, उसको लेकर एक मिशन की जरूरत है, एक दूरदर्शी जो विजन होता है उसकी जरूरत है, उसको लेकर एक अच्छी पार्टी की जरूरत है, वहां पर सरकार की जरूरत है। तो क्या आपको लगता है कि इतने टाइम में क्या बीजेपी वहां पर रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पाई है? देखिए, ये तो सिर्फ एक चुनावी शगुफा है, और जब आप कहीं किसी नए प्रदेश में जाके आप अपना खाता खोलने का प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको 10 तरह के झूठ जनता के सामने परोसने पड़ेंगे। वो काम आप बखूबी करना जानते हैं और आप उसे कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उत्तराखंड के अंदर बहुत अच्छे और इंटेलेक्चुअल पढ़ा लिखा युवा है, वो इनके किसी भी झांसे में आने वाला नहीं है। हम आपको उदाहरण देते हैं, मेरा दिल्ली के सवाल अंदर कुछ और था कुंवर जी। मैंने ये भी पूछा आपसे कि क्या बीजेपी अभी तक जो रोजगार है वो उपलब्ध नहीं करवा पाई है, तो क्या कोई दूसरी पार्टी को आके करना हम वहीं पड़ेगा? आ रहे हैं ना, हम आपके सवाल का जवाब अंत में देना चाह रहे थे, ठीक हम है, वहीं आ रहे हैं। ठीक है, ठीक। आज प्रदेश के अंदर जिस तरह से युवाओं को एक नई उम्मीद जगी थी और उसमें प्रदेश सरकार ने घोषणाएं भी करी, और जितनी भी हमारे खाली पद पड़े हुए थे विभिन्न विभिन्न विभागों में, उनमें कम से कम 28,000 पदों के ऊपर प्रतिक्रिया शुरू हो गई है, उनके ऊपर काम शुरू हो गया, वहां पे रिक्तियां भरनी स्टार्ट हो गई है, वहां वैकेंसीज निकलनी शुरू हो गई। तो वो एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया, और उसके बाद अभी कम से कम 20,000 से ज्यादा पद और हैं जिनके ऊपर जहां और भी उन्हें अपॉइंट्स किया जाना है। तो निश्चित तौर पर जो पात्र कैंडिडेट हैं, जो एलिजिबल हैं, तो डेफिनेटली वो सब लोग रोजगार से जोड़ने का प्रयास गवर्नमेंट का सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सिर्फ सरकारी पदों पे या नौकरियों की बात नहीं है, सब रोजगार से, सेल्फ आप एम्प्लॉयमेंट थोड़ा से सा भी। ये बताइए, जिस तरह से हमियत से देखते आते हैं कि उत्तराखंड के अंदर पलायन की एक समस्या बनी हुई है। पलायन इसलिए क्योंकि वहां पे ज्यादा रोजगार या फिर खुद ही स्वरोजगार करने के ऑप्शंस नहीं है। तो आपकी सरकार ने पिछले 5 सालों के अंदर स्वरोजगार डेवलप करने के लिए, युवाओं को कुछ ऑप्शंस देने के लिए कि कैसे अपना कोई छोटा मोटा काम कर सकते हैं, स्वरोजगार कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे काम किए हैं? पहले तो पलायन कहाँ नहीं है, पलायन दुनिया में सब जगह से, एक देश के लोग दूसरे देश में अपने बेहतर जीवन स्तर के लिए, बेहतर आमदनी के लिए जाते हैं। लेकिन
राज्य सरकारों का काम जो होता है वो निश्चित तौर पर अपने प्रदेश के अंदर रेवेन्यू के स्पेसेस जनरेट करने का और लोगों को रोजगार से जोड़ने की दृष्टि से जो एक प्लानिंग्स होती है, तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड उसमें बहुत आगे है। और आपने जिस तरह से देखा कि हमारे अनेकों युवा आज अगर पिछले 3 साल का रिकॉर्ड, ज्यादा पुरानी बात नहीं करते हैं, तो फिर विपक्ष कहता है कि आपको 4.5 साल कुछ नहीं करा, तो हम 3 साल की बात करते हैं। कितने युवा स्वरोजगार से जुड़े हैं, उन्होंने अपना रोजगार खड़ा करा है और उसके बाद वो पूरी कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने संतुष्ट भी हैं। ये बहुत बड़ी लिस्ट है, तो बहुत अगर प्रदेश और जानते सभी हैं, लेकिन जब चुनावी वर्ष होता है, उस चुनावी वर्ष के अंदर विपक्ष के पास ये एक रटा रटाया जुमला होता है, कुछ गिनती के मुद्दे होते हैं। इसी को लेकर जो हरीश रावत ने 1-2 दिन पहले यही कहा था कि कहां पर नियुक्त दिए, कौन कौन से विभाग में दिए, उनके नाम कुंवर जी हरीश रावत जी को आपने सुना होगा अगर 2 दिन पहले। प्रदेश के अंदर हमने क्या देना है, कैसे करना है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर पूरे विजन के साथ। ठीक है आप कह रहे हैं कि स्वरोजगार वहां पे दिए गए हैं, वहां पे युवा संतुष्ट हैं, बेरोजगारी कम की गई, आप कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हरीश रावत ने कहा था, उनका बयान अगर आपने सुना होगा, उन्होंने यही कहा था कि जो इन बच्चों को कहां पे किस विभाग में नौकरियां दी, उनका नाम और विभाग अगर यहाँ पर जारी कर दे बीजेपी, तो वो राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार है। तो क्या आपकी पार्टी इस तरह से नाम और उन बच्चों के विभाग जारी कर सकती है? हम बता रहे हैं ना, आपने बहुत अच्छा सवाल करा। हरीश रावत जी तो बोलते रहते हैं। हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री थे 2016 में, तो उन्होंने उपनल के 17,000 बच्चों को निकाल दिया था जो टेम्परेरी थे। उस आंदोलन का उन बच्चों का 2 महीने तक वो बच्चे, कभी उन पे लाठीचार्ज हो जाता था, कभी उन पे पानी छोड़ दिया जाता था, वो सचिवालय अपना बेचारे जाते थे ज्ञापन देने, तो उनका ज्ञापन नहीं लिया जाता था। तो हरीश रावत जी को हम याद दिलाना चाहेंगे आपके माध्यम से, तो उस आंदोलन का नेतृत्व कुंवर जपेंद्र ने करा। 4 दिन तक हम उन बच्चों को, हजारों बच्चों को लेकर सचिवालय के सामने सड़क पर बैठे रहे और एक भी बच्चे को निकलने नहीं दिया। तो ये सत्यता है कि ये तो वो बात हो गई कि आपकी कथनी और कृति में जमीन आसमान का फर्क है। आप 16,000 17,000 बच्चों को निकाल, आपसे आपकी सरकार का सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आप उनकी सरकार के जवाब दे रहे हैं। तो वो कुंवर जपेंद्र सिंह ही था। आप अपना ब्यौरा डेटा अपना बताइए। सड़क पर बैठा था और एक बच्चे को नहीं निकलने दिया। तो इनकी तो कथनी और करनी में ये फर्क है, कैसे जाएंगे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रयासरत है। ठीक है, आपके पास दोबारा से आती हूँ। पहले अमरीन जी आपसे बात कर लेते हैं। एक सेकंड कुंवर जी, एक सेकंड अमरीन, और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अमरीन जी, क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड के अंदर जो तमाम युवा हैं उनको रोजगार मिल चुके हैं और वहां पे स्वरोजगार से भी वहां की युवा संतुष्ट हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी है वहां से युवाओं से डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे हैं नौकरी को लेकर, तो कितना आप लोगों को समझ में वहां पर आ रहा है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है रोजगार को लेकर? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने कुंवर जपेंद्र साहब से एक सवाल पूछा कि वो सीधा सीधा आपको बता दें कि कहां कहां पर स्वरोजगार को लेकर के रोजगार मिला है, और उन्होंने एक लंबा सा भाषण पढ़ करके आपको बताया कि किस तरह से उन्होंने क्या 2017 से पहले के जो हरीश रावत के जमाने में जो उपनल के कुछ कर्मचारी निकाले गए उनको लेकर के कुछ नहीं, हजारों कर्मचारी, हमने सत्यता बयान की है, हजारों कर्मचारी। एक बार भी हम सत्यता पे चर्चा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बार भी ये नहीं बताया कि कितने लड़कों को उन्होंने स्वरोजगार से, और स्वरोजगार में भी कौन कौन सी कैटेगरी से उनको जोड़ने का काम किया, एक भी इन्होंने नहीं बताया। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो सवाल आपने किया कि क्या उत्तराखंड के नौजवानों को इनकी सरकार में रोजगार मिला, डबल इंजन की सरकार में, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता मंत्री बाजार में चला जाए और किसी इंस्टीट्यूट के बाहर चला जाए, किसी बेरोजगार से मिल करके रोजगार कह दे कि हमने तुमको रोजगार दिया है, निश्चित तौर पर मतलब इतनी नाराजगी झेलनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भागना पड़ेगा वहां से। ये स्थिति बेरोजगारों को लेकर के है। तो डबल इंजन के नाम पर जिस तरह, ठीक है, आपको लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार भी काम नहीं कर पा रही आपके हिसाब से, ठीक है, और बेरोजगारी भी है। धीरेन्द्र जी हमारे साथ बने हुए। धीरेन्द्र जी, क्या आपको लगता है अगर आपकी पार्टी जीतती है, अगर 11 का आंकड़ा आगे बढ़ जाता है या सत्ता में आ जाती है मान लीजिए, तो क्या उत्तराखंड के युवाओं के लिए आप लोग क्या कुछ करेंगे? देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस तो राज्य में एकमात्र वायबल विकल्प के रूप में आपके सामने आई गई है, और जो भाजपा में बौखलाहट है, जिस तरह से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा अध्यक्ष रोज रोज उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं जी, वो समझ चुके हैं कि यहाँ से उनका जो है सुपड़ा साफ होने वाला है।
हरीश रावत जी गांव-गांव जा रहे हैं, गोदियाल जी जा रहे हैं, प्रीतम सिंह जा रहे हैं, हम सब लोग जा रहे हैं। तो पार्टी मैदान में उतरी हुई है और तमाम मसलों पे, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, भ्रष्टाचार, ये सारे सवालों को कांग्रेस ने जनता के सामने रख दिया है। तो अब तो भाजपा को ये तो एक बात हो गई कि हरीश रावत जगह जगह पर जा रहे हैं, लोगों के सामने मुद्दे रख रहे हैं उत्तराखंड के। तो ये तो हो गए कि बीजेपी पार्टी के अगेंस्ट की आप लोग ये चीजें नहीं हुई है इस 5 सालों में, आप लोग ये दिखा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि कांग्रेस पार्टी अगर जीतती है, सत्ता में आती है, तो आप लोग युवाओं के रोजगार के लिए और स्वरोजगार के लिए क्या कुछ प्लानिंग यहाँ पर की हुई है? कैसे उनको आप कन्विंस करेंगे कि आप हमें वोट दीजिए, आपके लिए हम ये सारे काम करने वाले हैं? तो वो एक जो ब्लूप्रिंट है, क्या कुछ युवाओं के लिए तैयार किया गया है कि पलायन वहां से रुके, रोजगार वहां पर बढ़े, स्वरोजगार बढ़े? क्या करेंगे? पार्टी ने बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार भत्ते की भी बात कही है। पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। नौप्रभात जी जो हमारे पुराने वित्त मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है और मुझे लगता है कि 7-8 दिन में जो पार्टी ने राज्य भर के नौजवानों या ग्रामीणों या जिन भी तत्वों की आप बात कर रहे हैं, उन सब तबकों पर पार्टी ने फैसला ले लिया है और बहुत जल्दी पार्टी की युवाओं के बारे में क्या नीति होगी आपके सामने आ जाएगी। और पहले भी जब कांग्रेस थी तो उस वक्त भी हम लोग बेरोजगारी भत्ता और ये सब किया करते थे। तो ये नीति अभी भी जारी रहेगी और नौजवान निश्चित ही पार्टी की प्राथमिकता में है। चलिए, फिलहाल समय कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी तीनों मेहमानों का आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और यहाँ पर एक खबर आपको बता दें देहरादून से, जहां पर देहरादून में दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि दिल्ली की जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना उत्तराखंड में सरकार बनने पर उत्तराखंड में भी लागू की जाएगी। इस योजना के माध्यम से सालाना 8 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी। दिल्ली सरकार ने इस योजना के माध्यम से 2500 रुपए का ट्रेवल स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाता है। SC, ST, OBC और EWS श्रेणियों के मेधावी छात्रों को इस योजना के माध्यम से JEE, नीट, क्लैट, सिविल सर्विसेज, बैंकिंग, रेलवे, SSC आदि जैसी परीक्षाओं के लिए निजी संस्थानों के माध्यम से निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है और ऐसी तमाम सुविधाएं उत्तराखंड में भी सरकार बनने पर यहां के छात्रों को दी जाएगी। सफल नहीं हो पाते तो दिल्ली में आज हम उत्तराखंड के साथियों को एक अच्छी खबर सुनाना चाहते हैं। जिस तरह दिल्ली के अंदर जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बनाकर दिल्ली के बच्चों के लिए, जो बच्चे इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, मेडिकल में जाना चाहते हैं, क्लैट में जाना चाहते हैं, जुडिशरी में जाना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में, बैंकिंग में, रेलवेज में, तो तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग के बिना आजकल बच्चे सफल नहीं हो पाते। तो दिल्ली में दिल्ली की सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई, जिसमें दिल्ली के 15,000 बच्चों को सिविल सर्विसेज की कोचिंग, इंजीनियरिंग की कोचिंग, मेडिकल की कोचिंग, जुडिशरी की कोचिंग, क्लैट की कोचिंग, रेलवे की कोचिंग, बैंकिंग की कोचिंग, ये पूरी कोचिंग का लाखों रुपए की कोचिंग का खर्च आता है, उसका खर्चा दिल्ली की सरकार उठा रही है और बच्चों को 2500 रुपया स्टाइपेंड भी देती है ताकि बच्चे अपना स्टडी मटेरियल ले लें, आने जाने की सुविधा हो जाए। तो इसी तरह की जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना जैसी योजना जब उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तराखंड के बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए यहाँ पर भी जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना जैसी योजना बनाई जाएगी ताकि यहाँ के बच्चे निराश ना हो, अपने सपनों को साकार कर सकें। और फिलहाल इसी के साथ देवभूमि लाइव में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।